नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसे अस्पताल का सच जो जिंदगी देने की जगह मौत बांट बैठा। अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 जिंदगियां तबाह हो गई। बात संस्कारधानी के उस हत्याकांड के खुलासे की भी जिस पर से 2 साल बाद पर्दा उठ सका। बात 3 बहनों की खौफनाक मौत की। ये मिस्ट्री क्या है वो भी आपको बताएंगे। आखिर क्यों दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया वो भी दिखाएंगे। संस्कारधानी में एक अस्पताल मौत का कब्रिस्तान बन गया। मरीजों से भरे अस्पताल में हुए अग्निकांड से हाहाकार मच गया। जिधर देखो चीख पुकार शुरू हो गई। पल भर में 8 जिंदगियां मौत के काल में समा गई। सवाल यही है कि आखिर कैसे पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। इन 8 लोगों की जिंदगियों का आखिर जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन उसने कई सारे सवालों को जिंदा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में आग की लपटें। हर तरफ धुएं का गुबार। धू धू कर जली बिल्डिंग। मंजर ऐसा कि कांप गई रूह। तस्वीरें जबलपुर की हैं और खास बात यह है कि आग के गोले में जो बिल्डिंग तब्दील हुई है वो है अस्पताल। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब आग लगी तब अंदर कई कर्मचारी और मरीज थे। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन लोगों ने खिड़कियों की कांच तोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर लोग फंसे रह गए और आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। डेड बॉडी ज्यादा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संख्या 10 से ऊपर जाएगी। ईश्वर करे, हम लोग सिर्फ अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या कम से कम हो। निश्चित रूप से जो घटना है बड़ी दर्दनाक घटना है। जैसे ही हमको सूचना मिली थी, हमने नगर निगम में फायर की गाड़ियों को कराया था। अभी जो संख्या की जानकारी मिल रही, लगभग 7 लोग खत्म हो चुके हैं। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है उन घटना की हम जांच की मांग की भी करेंगे। और अभी मौके में हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग आ चुके हैं। हम भी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी लोगों को हम यहाँ से निकाल सकें और जहाँ भी जीवन की पूरी उम्मीद है उनको बचाया जा सके। यहाँ से जो भी इस तरह के लोग मिल रहे हैं उनको मेट्रो हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे हम लोग यहाँ लगातार भेज भी रहे हैं। पेशेंट्स तो जैसा अभी प्रथम दृष्टया बताया कि सबको इवैक्यूएट कर लिया, ऐसा अभी कहना है। अभी इसको वेरीफाई करना है। हमारे थाना प्रभारी स्वयं ये बता रहे हैं कि ऊपर अभी इनको कोई नहीं दिखे हैं। देखिए, अभी प्राथमिक जो सूचना मिली, हमारे पास इमरजेंसी की सूचना मिली है। ये तो रिकॉर्ड और बात चेक करने वाली बात है। प्राथमिक ड्यूटी की हमारे पास जितने मरीज यहाँ पर हैं और जो स्टाफ है उनको सेफ रेस्क्यू कर पाए, दिस इज अवर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीमों को घंटों जूझना पड़ा। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर का मंजर देखकर हर कोई सकते में है। सर, किस तरह की जांच की जाएगी और क्या अब अभियान नेक्स्ट स्टेप क्या हो? टीम सर्च के लिए गई हुई थी। बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, वो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी देंगे। एनडीआरएफ की टीम पूरा चेक करके आई। अभी कोई भी वहाँ पर बाकी नहीं है कैजुअल्टी में। एनडीआरएफ से सर हमारे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं संजीव कुमार गुप्ता जी, उनसे जानते हैं किस तरह से सर जांच की जाएगी और हादसे में अभी क्या सामने आया। सर, हमें जैसा आदेश मिला हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कि यहाँ आग लगी हुई है, तो हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँचे और उसके हिसाब से हमने प्रशासन की मदद से काम किया और सबसे पहले सर्च का काम किया। सर्च के काम करने के दौरान हमने देखा कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा डैमेज हुआ, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गए और मैंने सारा सर्च का काम मेरे रेस्क्यूअर द्वारा कंप्लीट किया गया। ऑल ओके है सर।
हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जाहिर किया। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। बताया जा रहा है कि जनरेटर से आग भड़की थी, जिसने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे हादसे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन कैसे एक ही एग्जिट और एंट्री वाले अस्पताल को अनुमति दे दी गई? सुरक्षा मापदंडों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या अस्पताल के पास फायर सेफ्टी की एनओसी थी? क्या प्रशासन ऐसे अस्पतालों का नियमित निरीक्षण नहीं करता? जाहिर है इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। प्रतीक अवस्थी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। एक अंधे कत्ल का खुलासा 2 साल बाद हुआ। हत्यारे ने सोचा भी नहीं होगा कि उसने जो अपराध किया है वो कभी सामने भी आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि खून बोलता है। 2 साल बाद ही सही जबलपुर में हुए अंधे कत्ल का खुलासा हो गया, जो चौंकाने वाला है, क्योंकि कोई अपना ही था जिसने हत्या की। लेकिन क्यों? रिपोर्ट में देखें। खून ने दी मौत की गवाही। दो साल पहले हुआ कत्ल। मौत के डर से किया मर्डर। दो साल, एक कत्ल, खुलासा। 9 अक्टूबर 2020 बरगी थाना क्षेत्र के मंगेली में ढाबे के पास एक लाश मिली थी। मौत सिर पर लगी गहरी चोट से हुई थी, लेकिन यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर मरने वाला युवक कौन है। मामले में एक बात स्पष्ट थी कि यह मामला हत्या का है। मृतक की पहचान 2 साल तक नहीं हो पाई थी। इस अंधे कत्ल के कातिल को पकड़ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। यहां तक कि पुलिस ने जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी, कटनी, सागर सहित अन्य जिलों में भी मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए। एक 2 वर्ष पूर्व एक अंधी हत्या हुई थी, जिसमें करीबन 1.5 से 2 वर्ष तक उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी विगत कुछ दिवस पहले सीएसपी प्रियंका शुक्ला और थाना प्रभारी बरगी रितेश पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर के इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और 1.5 से 2 साल बाद एक अंधी हत्या का खुलासा हुआ है। लेकिन पुलिस जांच के नए सिस्टम नेफिस से मृतक की पहचान हो गई। मृतक का फिंगरप्रिंट जो पुलिस ने संभाल कर रखा था, नेफिस के माध्यम से शिनाख्त हुई। डिंडोरी जिले के कोतवाली थाने का रहने वाला था देवेंद्र मंदे। जो मृतक जो था उसके जो फिंगरप्रिंट प्रिजर्व किए थे उनको नेफिस में भेजा। मैं इसमें तारीफ करूंगा सीएसपी उनकी और नेफिस के हमारे जो अधिकारी जो जबलपुर में बैठे हैं, मिस्टर चौकसे और इन सब ने उसका मिलान किया और बहुत खुशी की बात है कि वो मिलान हो गया। वो मिलान ऐसे हुआ कि वो जो फिंगरप्रिंट जो 2 वर्ष पहले जो मृतक के थे, वो नेफिस के सॉफ्टवेयर में डिंडोरी के एक आरोपी के से मेल खा गए, जिसका नाम देवेंद्र कुमार मंदे उर्फ लाला था। ये निवासी थाना क्षेत्रांतर्गत कोतवाली जिला डिंडोरी के थे। इनके विरुद्ध 6 अपराध पंजीबद्ध हैं और 2017 में इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी जिला डिंडोरी से हुई है। खास बात ये पता चली कि देवेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत था। अब मामला साफ होने लगा था। 2 साल पहले मृतक देवेंद्र की बहन सरस्वती ने सिवनी निवासी बाल सिंह मरावी के साथ प्रेम विवाह किया था। इस बात से देवेंद्र बहुत नाराज था। बाल सिंह को डर था कि देवेंद्र मौका पाते ही उसे जान से मार देगा। इसी डर ने बाल सिंह को देवेंद्र की हत्या के लिए उकसाया और बाल सिंह योजनाबद्ध तरीके से पहले अपने साले देवेंद्र को जबलपुर ले गया, जहां जीजा ने अपने साले को तिलवारा ले जाकर उसे जमकर शराब पिलाई और पैदल ही तिलवारा से मंगेली की ओर चल दिए। नशे में धुत देवेंद्र को बाल सिंह ने एक बार फिर अपने साले को शराब पिलाई। नशा ज्यादा होने पर देवेंद्र सड़क के किनारे गिर गया और मौका देख बाल सिंह ने अपने साले देवेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मृतक का सगा जीजा ही है
कुल मिलाकर के जिसका नाम बाल सिंह मरावी और राजा ठाकुर है, इसमें कहानी ये निकल के आई है कि जो बाल सिंह मरावी और राजा ठाकुर जो आरोपी है, उसकी जो पत्नी सरस्वती वो मृतक की सिस्टर है और ये बाल सिंह मरावी की तीसरी शादी है। बहरहाल 2 साल बाद ही सही पुलिस ने रिश्तों के कातिल बाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मौत के डर ने किसी की जान ले ली। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 सगी बहनें जो एक दूसरे की पक्की सहेली थीं। एक बहन की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। दूसरी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी जिससे बाइक चलाने का शौक था। तीनों सगी बहनें उस रात अपनी बड़ी बहन को कॉल करती हैं। करीब 1 घंटे तक तीनों की बातें होती हैं, जिन बातों में कोई टेंशन नजर नहीं आ रहा था। और फिर रात में तीनों बहनों की लाश मिलती है, नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलती हुई। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखिए। तीन फंदे, 3 लड़कियों की लाश। सगी बहनों का सुसाइड। बाजार से खरीदा मौत का सामान। मौत से पहले का वो आखिरी कॉल। को 9 बजे को फोन किया मेरे से और बात किया। वो तो बोल रहे थे कि उधर मिलने क्या दीदी, अपन मिल के बैठ के खाएंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। 3 लाश, कई सवाल, मौत की मिस्ट्री। 3 दिन में हुआ खुलासा। पारिवारिक कलह ने ली जान। ये तस्वीरें अब बस यादें बनकर रह गई हैं। ये तस्वीरें हैं उन 3 बहनों की जो बहन कम एक दूसरे की सहेली ज्यादा थीं। तीनों एक दूसरे की दोस्त, लेकिन अब ये तीनों इस दुनिया में नहीं हैं। एक ही पेड़ पर लटकी मिली थी तीनों की लाश। एक ही रस्सी से बंधे थे फांसी के फंदे। 3 सगी बहनों की मौत अब मिस्ट्री बन गई है और ये 3 लाशें अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई हैं। 23 साल की सोनू, 21 साल की सावित्री और 19 साल की ललिता के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौत ही उन्हें आखिरी मंजिल लगी। खंडवा के जावर थाना इलाके के कोटा घाट गांव में 3 सगी बहनों की मौत से मातम छा गया। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था, वो आखिरी 60 मिनट की कहानी आपको पहले सुनाते हैं, जिसके बाद किसी को भी पता नहीं कैसे तीनों की लाश फांसी पर लटकी मिली, नीम के पेड़ पर झूलती हुई। दिनांक 26/7 को देर रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 सगी बहनें की बॉडी पेड़ पे लटकी हुई मिली थी और जिसमें तत्काल पुलिस टीम रवाना हुई थी। पुलिस टीम पहुंचने से पहले परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर बॉडी को उतारा था और जिसके आधार पर फिर अगले दिन उसमें पीएम उसमें पैनल के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू कराया गया था। सोनू, सावित्री और ललिता की बड़ी बहन चंपा को भी समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा हुआ क्या था। ना ही घर वाले कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन तीनों सगी बहनों की लाश मिलने के पहले के वो 60 मिनट के बारे में हम आपको बताते हैं। बड़ी बहन चंपा के मुताबिक रात के करीब 9 बजे उसकी अपनी बहनों से बात हुई, करीब 1 घंटे तक। को 9 बजे को फोन किया मेरे से और बात किया। वो तो बोल रहे थे कि उधर मिलने क्या दीदी, अपन मिल के बैठ के खाएंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। जिसमें वो लोग अपनी दीदी से मिलने की बातें कर रहे थे, उसे बुला रहे थे। 23 साल की सोनू जो पढ़ाई कर रही थी, वो ये भी कह रही थी उसका हॉस्टल खुलने वाला है। सुनिए वो आखिरी बातचीत। नहीं, कहीं नहीं बताया, परेशान तो ऐसे ही बोल रहे थे कि
अभी क्या करना, मैं हॉस्टल जाऊंगी अभी, तो आ जा मेरे पास, मिल जाएंगे अपन, ऐसे बोल रही थी वो। इन बातों से क्या ऐसा लग रहा है कि तीनों सुसाइड करना चाहती थीं? मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों और ग्रामीणों के कथन लगातार लिए जा रहे थे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लड़की थी सोनू, उसके फ़ोन उसके पास यूज़ करती थी, तो उसका फ़ोन का एनालिसिस भी किया जा रहा था। इन सभी चीज़ों से ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं तीनों बहनें परिवार में जो छोटे मोटे विवाद चल रहे थे उससे काफ़ी परेशान और अवसादग्रस्त थी, और उसी आधार पर इन्होंने इस प्रकार से आत्मघाती कदम उठाया था। मोबाइल पर बात करने के बाद रात के करीब 10 बजे लड़कियों की मां जब उठी तो वो सेहर उठी। पेड़ पर तीनों बेटियों की लाश फांसी के फंदे से लटक रही थी। परिजनों ने साथ में खाना खाया। जब उसकी मां ने 10 बजे करीब बाथरूम के लिए बाहर निकली तो वो बाहर से कुंडी लगी थी। उनने फिर पीछे के दरवाजे से लड़के को जगाया, भूरू को। वो उन्होंने नीम के पेड़ पर टार्च लगाई तो उसको तीनों लटकी हुई दिखी। उसने मौके पे जाकर तीनों को उतारा और गांव के परिजन, गांव के लोग भी आ गए थे। आखिरी कॉल से पहले उस दिन जो हुआ वो भी सुनिए। सोनू को बाइक चलाने का शौक था, जो खंडवा के एसएन कॉलेज में पढ़ती थी। सोनू अपनी दोनों बहनों के साथ बाइक पर उस रोज मार्केट भी गई। शाम को घर वालों के साथ खाना खाया। बड़ी बहन को फोन भी लगाया। सोनू के फ़ोन पे हमको उसने दो अपने जीजा को और अपने बड़े भाई को वॉइस मैसेज 4 भेजे थे, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया था उसमें कि उसकी भाभी उसको गेहूं नहीं लेने देती है, और जब भैया को बताते हैं तो भैया भाभी को कुछ बोलते नहीं हैं। जो खेती करते हैं उसमें हमको मजदूरी के लिए नहीं ले जाते हैं। जो बैल है हमारे उसको भी खुद भी जोतते हैं, लेकिन हमको गेहूँ नहीं देते, और जिससे ये सारी चीज़ें हमको बहुत बुरी लगती है। इस टाइप से उन्होंने अपने जीजा और अपने भाई को भेजा था, और ये करीब रात के 9 बजे की बात है। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि आत्महत्या के पीछे का कारण परिवार में अंतर्कलह थी। मृत बहनों से उसकी भाभी का व्यवहार ठीक नहीं था, और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि जो दूसरी लड़की थी सावित्री, उसकी शादी जहाँ पे हुई थी वहाँ पे भी वो परेशान थी। और ये इनकी माँ और इनके बहनों कथन में भी आया था कि जब इनके पिता की 4 साल पहले मृत्यु हुई थी तब भी ये तीनों बहनें अटैच थी, और उस समय भी इस प्रकार से अपने पिता के पास जाने की बातें करती थी। पारिवारिक कलह बनी तीनों बहनों की आत्महत्या की वजह क्या रिश्तों में इतनी संकीर्णता आ चुकी है कि परिवार में पनप रहे आपसी कलह को आपस में ही दूर ना किया जा सके। हरेंद्रनाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज के युवा बहुत ऊर्जावान हैं, लेकिन अगर इसी ऊर्जा की दिशा नकारात्मक हो जाए तो विनाश निश्चित है। वैसे दोस्ती में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस वजह से अगर हत्या हो जाए तो इंदौर में बेटे की जगह पिता की क्यों हुई हत्या, देखिए रिपोर्ट में। दोस्ती में बढ़ा विवाद, मोहल्ले के झगड़े में मर्डर, निशाने पर बेटा, बाप का कत्ल। महज 6 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। एक दिन के अंतर पर हुआ दूसरा मर्डर। लूट की नीयत से फूड डिलीवरी बॉय हत्या के बाद मोहल्ले में हुई मामूली से विवाद पर मर्डर हो गया। केबल कारोबारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन हत्यारा केबल कारोबारी की हत्या करने नहीं गया था, वो उसके बेटे को मारने उसके घर गया था। जब हत्या के इरादे से इरफान लकी के घर पहुंचा, आवाज देने पर लकी के पिता मोहम्मद फारूक बाहर आए। इरफान ने बिना कुछ सोचे समझे धारदार हथियार से केबल कारोबारी मोहम्मद फारूक पर हमला कर दिया। पैसों के बारे में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने पैसे वगैरह नहीं दिए तो बार बार 2-4 दिन 8 दिन का ऐसा बोलता था। ये लोग गए, नहीं दिए उसने पैसे। रात में फिर एक बार आके गया, बोले मैं देता हूँ पैसे। आवाज़ दिया इनको नीचे उतरने के लिए। जब आवाज़ दिया वो नीचे आया, उसने डायरेक्ट छुरा था, घोंप दिया उसने। इनके घर पे आके मारा। इरफान और लकी की लड़ाई असल में उन दोनों को जानने वाले तीसरे शख्स को लेकर हुई। उस तीसरे शख्स और इरफान के बीच किसी गाड़ी को गिरवी रखने का मामला था, जिस पर लकी ने इरफान पर ताना मारा था।
जो विवाद में बदल गया, जिसे लकी के दोस्त ने समझाइश देकर उस समय तो खत्म कर दिया, लेकिन इरफान पर तो जैसे बदले का भूत सवार हो गया। शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात इरफान इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी लकी के घर पहुंचा। उसने लकी को बाहर आने को कहा तो समझाने के इरादे से लकी के पिता मोहम्मद फारूक बाहर आए, इरफान के इरादे से एकदम अनजान कि इरफान के सिर पर खून सवार है। इरफान ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि सामने कौन है, बस उसने सामने आए लकी के पिता पर धारदार हथियार से वार कर दिया। वार इतना तेज था कि फारूक बेहोश होकर वहीं गिर गए। चंदननगर क्षेत्र में ग्रीन पार्क कॉलोनी में दो युवकों के बीच झगड़ा हो गया था, लकी और इरफान उर्फ इम्मू। तो जिसमें पहले झगड़े में दोनों बीच शांत हो गया था वाद विवाद, लेकिन बाद में इम्मू और इरफान हथियार लेकर आया और उसके घर पर, लकी के घर पर चुनौती दी, जिसमें लकी के फादर फारूक शेख घर से बाहर निकल के आए समझाने के उद्देश्य से कि झगड़ा ना बढ़े। तो इसी बीच इरफान और इम्मू ने फारूक शेख पर हथियारों से हमला कर दिया और चोट पहुंचाई, जिससे फारूक शेख की मृत्यु हुई है। आरोपी इरफान तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन क्या वारदात की वजह इतनी बड़ी थी कि किसी की जान ले ली जाए? विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।